जियोग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमने कल भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम भील जनजाति के ही आगे के टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग आइए 2 मिनट योग और प्राणायाम को देते हुए संक्षिप्त छोटे आसन करके सूक्ष्म व्यायाम करके इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे हमारे हाथों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अब अपने दोनों हाथों को आगे फैलाएं और उसके बाद अंगुलियों को पूरे जोर के साथ, पूरे दबाव के साथ ऊपर नीचे करें। इसके बाद गोल घुमा के अंगूठा में दबाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। ऊपर नीचे करें हाथों को, दाएं बाएं करें, अपने कंधों पर लें, साइड में लेकर फिर कंधों पर लें, कंधों पर हाथ रख के गोल गोल घुमा लें एक बार, और फिर विपरीत भी घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाथों की सूक्ष्म व्यायाम हमने किए ताकि हमारे हाथ मजबूत हो, हाथों की एक्सरसाइज होती रहे। देखिए, आज हमारा प्रकरण है भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में इस टॉपिक में आज की वीडियो में हम 5 विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आखेट यानी शिकार पर, इसके बाद भोजन पर, इसके बाद भील जनजाति के वस्त्रों के बारे में, इसके बाद भील जनजाति के निवास गृह और भील जनजाति के औजार एवं बर्तनों के बारे में। तो आइए आज के टॉपिक का विस्तार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य आधार क्या है, तो यह लोग खाद्य संग्रहण करते हैं। जंगल से अपने खाने पीने की वस्तुओं को एकत्रित करते हैं। इसके बाद इनका मुख्य आधार आखेट भी है, यानी शिकार करना। यह लोग आदिम कृषि करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा। वो आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बाद कृषि कार्य से जुड़े, लेकिन भील जनजाति जो है वो आदिम कृषि कर रही है और उस आदिम कृषि में झूमिंग कृषि करते हैं। अब ये हमारे सामने दिक्कत हो सकती है कि झूमिंग कृषि क्या है। झूमिंग कृषि वो कृषि है जिसमें भूमि के एक भाग को जला दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, उसके बाद वहां खेती की जाती है और 2-3 साल बाद जब उस क्षेत्र का उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और किसी नए क्षेत्र की तलाश की जाती है। वहां पर भी यही सिस्टम लागू होता है। सारे भाग को, जितनी भी वनस्पति है, उसको जला दिया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर खेती की जाएगी। उस खेती को कहते हैं झूमिंग कृषि। तो भील जनजाति के लोग इस प्रकार की कृषि भी करते हैं और मुख्यतः पशुपालन भी करते हैं। बात करेंगे अभी कौन कौन से पशुओं को पालते हैं। तो हम बात करें कि यह लोग वनों से कंद मूल, फल फूल, पत्तियों का संग्रहण करते हैं। जंगल में रहते हैं तो वहां पर पेड़ों से मिलने वाले फल, उनकी जड़ें, उनके पत्ते, जो भी उनको खाद्य के रूप में नजर आता है, खाने के रूप में नजर आता है, उसको वो एकत्रित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा साग सब्जी एवं चारा उगाते हैं। जो आदिम कृषि कर रहे हैं उसके अंतर्गत सब्जियां उगाते हैं, पशुओं के लिए चारा भी उगाते हैं। और पशुपालन की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और मुर्गियां, इनका वो पालन करते हैं। तो ये उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। आइए पहले टॉपिक पर बात करें आखेट के बारे में। हमने पढ़ा आखेट का अर्थ होता है शिकार। तो ये लोग शिकार कैसे करते हैं? यह लोग अपने तीर कमान से शिकार करते हैं। हमने इससे पहले कल वीडियो में बात की थी। भील जनजाति का जो मुख्य हथियार है वो उनका धनुष और बाण है। वो धनुष बाण चलाने में बहुत निपुण होते हैं, इसलिए उनका शिकार करने का जो मुख्य आधार है, मुख्य यंत्र है, वो तीर कमान है। इसके माध्यम से वो शिकार करते हैं और जहां कहीं पानी की इकाई है, चाहे नदी, तालाब, झील, वहां पर यह लोग मछलियां भी पकड़ते हैं। प्राचीन काल में ये लोग महान शिकारी थे, शिकार करना इनका मुख्य काम था। लेकिन आधुनिक लोगों से संपर्क के बाद अब ये लोग कृषि भी कर रहे हैं।
यानी शिकार के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में कृषि कार्य को भी उतार लिया। और अभी हमने बात की थी झूमिंग कृषि के बारे में। तो इनकी जो कृषि है उस कृषि को दो भागों में बांटा जाता है। एक वो कृषि जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, दूसरी वो कृषि जो मैदानी भागों में की जाती है। तो दोनों अलग अलग प्रकार हैं। छोटा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, भीलों की कृषि के कितने प्रकार हैं, नाम बताइए। तो हम बात करते हैं भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि की जाती है उसे कहते हैं चीमाता। याद रखेंगे, भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे चीमाता कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार भीलों के द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। दोनों नए नाम हमारे सामने हैं, चीमाता और दजिया। हम कठिन शब्दों में इनको लिखेंगे, इनके अर्थ के बारे में लिखेंगे। तो एक बार पुनः क्लियर करें, चीमाता क्या है? भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चीमाता कहते हैं। और दजिया क्या है? भीलों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं भील जनजाति के भोजन के बारे में। तो इनके भोजन में सबसे प्रमुख आहार के रूप में जो खाद्यान्न लिया जाता वो है मक्का। मक्का इनका मुख्य खाद्यान्न है, इसका प्रयोग वो अपने भोजन में बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा उत्सव एवं पर्व पर, जैसे हमारे यहाँ हमारे जीवन में क्या होता है कि हम सामान्यतः सब्जी रोटी दाल रोटी जो भी खाते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है तो हम विशेष व्यंजन बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार भील जनजाति भी अपने यहाँ जब कोई उत्सव मनाती है, कोई पर्व आयोजित करती है, तो इनका जो मुख्य भोजन होता है वो चावल और लापसी होता है। इन लोगों के जो चावल होते हैं बनाए जाते हैं उसको कहते हैं चोखा एवं लापसी। लापसी आप सब जानते हैं गुड़ और गेहूं को मिलकर बनाई जाती है। तो ये उनके उत्सव एवं पर्वों पर विशेष रूप से खाया जाने वाला भोजन है। इसके अलावा इनका और क्या भोजन है? छाछ व आटे को उबालकर जो राबड़ी बनाई जाती है, हमारे यहाँ सर्दियों में सर्दी को भगाने के लिए राबड़ी का सेवन किया जाता है, तो वो राबड़ी जो है इनके भोजन का मुख्य आधार है, भोजन में ये लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा जब इनके रीति रिवाज कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उस कार्यक्रम पर यह लोग मांस का सेवन भी करते हैं, यानी मांस का भक्षण भी करते हैं। और इसके अलावा महुआ एक पेड़ होता है, उस महुआ से बनी हुई शराब का सेवन भी यह लोग करते हैं। और यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे, महुआ से बनी शराब को क्या कहते हैं? मावड़ी, मावड़ी। तो याद रखना है, महुआ पेड़ से जो शराब बनाई जाती है जिसका सेवन भील जनजाति के लोग करते हैं, उस शराब को क्या कहते हैं? मावड़ी। तो इसके बाद बात करें भील जनजाति के वस्त्रों के बारे में। भील जनजाति के लोग पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनके वस्त्रों में सुधार आया। तो अभी वर्तमान में हम बात करें कि इनके वस्त्र क्या हो सकते हैं, तो इनके वस्त्र कमीज, जानते हैं जो ऊपर कुर्ता पहना जाता है, तंग धोती। तंग धोती यानी एकदम से शरीर की चिपकी हुई धोती जो होती है। और यहाँ याद रखना है, उस तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। भील जनजाति की तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। या यूं कहें कि छोटा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ढेपाड़ा किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं। इसके बाद ये लोग साफा बांधते हैं, साफे को ये लोग कहते हैं पोत्या। हमारे यहाँ भी सामान्य बोलचाल में हम उपयोग में लेते हैं, शब्द को काम में लेते हैं पोत्या। तो इनका जो साफा है वो कहलाता है पोत्या। और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद इन लोगों के पहनावे में परिवर्तन आया और ये लोग पैंट शर्ट भी पहनते हैं। और जो लड़के हैं वो ज्यादातर लंगोट बांधते हैं। लंगोट के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आगे से बांधी जाती है, दोनों पैरों के बीच में से होते हुए पीछे फंसा ली जाती है। तो ये पुरुषों के वस्त्र हुए। पहले तो पेड़ की छाल से नेकर बनाकर पहनते थे, लेकिन वर्तमान में कमीज, तंग धोती जिसे ढेपाड़ा कहते हैं, साफा जिसे पोत्या कहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं और लड़के लंगोट पहनते हैं। और बात करें महिलाओं की, स्त्रियों की, तो स्त्रियां भी पहले पेड़ की छाल से बना हुआ पेटीकोट पहनती थी, लेकिन उसके बाद इनका मुख्य पहनावा जो है वो है घाघरा, कांचली और लुगड़ी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उनका जो घाघरा होता है उसे कहते हैं कछाबू। तो छोटा प्रश्न बन सकता है, कछाबू क्या है?
कछाबू भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है। इसके बाद इस जनजाति की जो लड़कियां होती है वो घाघरी और ओढ़नी को पहनती है। अब इनके साथ साथ हमारा टॉपिक था आभूषण का भी, तो आभूषण के बारे में बात करें, इनके आभूषण किससे बने होते हैं? चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल, इन 4 धातुओं से बने हुए आभूषणों का उपयोग भील जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा महिलाएं जो है वो कांच एवं लाख की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियां हम सभी जानते हैं, लाख की चूड़ियां जानते हैं, तो कांच और लाख की चूड़ियों से अपने शरीर को सजाना पसंद करती है। यानी इनकी जो चूड़ियां होती है वो कांच की या लाख की बनी होती है। तो आइए अब बात करते हैं भील जनजाति के निवास गृह के बारे में। ये लोग अपने मकान में रहते हैं, तो वो मकान कैसा होता है, उनके मकान किस प्रकार के होते हैं, किस चीज से बने होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें कि इनके मकान प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। देखिए, जब चौथा या 5वां पार्ट आएगा उसमें हमारे प्रकीर्ण प्रकार का पूरा विस्तार से अर्थ दिया है, लेकिन हम यहाँ इजी वे में छोटे से टॉपिक पर बात करें कि प्रकीर्ण प्रकार का अर्थ क्या होता है। प्रकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ या यूं कहें छितरा हुआ, दूर दूर। तो इनके जो मकान हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं, एक झोपड़ी के पास में दूसरी झोपड़ी नहीं होती है, एक यहां तो थोड़ी सी दूर के बाद दूसरी झोपड़ी मिलेगी। यानी इनके मकान फैले हुए होते हैं। और किससे बनते हैं? मिट्टी से, पत्थर से, बांस से इनके घर बनाए जाते हैं। घरों की जो छत है वो खपरेल से बनाई जाती है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, छत बनाने के लिए छोटे छोटे वो टुकड़े होते हैं, एक के ऊपर एक जमाया जाता है, वो खपरेल, उससे छत बनाई जाती है। और ये अपने घर की दीवारों को बड़ा सुंदर सजाना पसंद करते हैं। तो किससे सजाते हैं? अगर हम गांव में रहते हैं या कभी गांव का दौरा किया तो हमने देखा मिट्टी से जो आंगन जो है वो लिपा जाता है, उसके ऊपर महिलाएं बड़े सुंदर मांडने बनाती है। ठीक इसी प्रकार ये लोग भी अपनी दीवारों को गोबर से, खड़िया जो पत्थर आता है उससे, या लाल गेरू से सजाने का काम भी करते हैं। इसके बाद इनकी झोपड़ी जो है अपने आप में पूरा मकान होता है। कैसे? कि उस झोपड़ी में अन्न रखने का भंडार भी होता है, उसी झोपड़ी में पशु रखने की व्यवस्थाएं भी ये लोग करते हैं। तो ये झोपड़ी जो है केवल मात्र झोपड़ी नहीं है, यह झोपड़ी अपने आप में पूरा मकान है जिसमें अन्न रखने का जगह भी रहेगी और उसमें पशु बांधने की व्यवस्था भी रहेगी। इनकी जो गांव है, इनका जो छोटा गांव होता है उसको कहते हैं फला, और इनका जो बड़ा गांव है उसको कहते हैं पाल। तो यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, फला किसे कहते हैं या पाल किसे कहते हैं, या फिर भील जनजाति के गांव किस प्रकार के होते हैं या उनके प्रकारों के नाम बताइए। तो भील जनजाति का जो छोटा गांव होगा उसे फला कहेंगे, जो बड़ा गांव होगा उसे पाल कहेंगे। इसके बाद बात करें इनके औजारों एवं इनके बर्तनों के बारे में, तो इनके मुख्य औजार जो है वो धनुष बाण, अभी जस्ट हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की। इनके औजार धनुष बाण सबसे महत्वपूर्ण, उसके अलावा तलवार और खंजर। खंजर जो है छोटा चाकू होता है उसको कहते हैं खंजर। धनुष बाण, तलवार, खंजर, ये इनके मुख्य औजार होते हैं। और अगर बात करें संपन्न वीर की, यानी जिसके जो परिवार थोड़ा सा संपन्न होगा वो लोग अपने औजार में बंदूक का प्रयोग भी करते हैं। इनके बाण 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों बाणों के नाम भी हमें, प्रकारों के नाम भी हमें याद रखने हैं। एक प्रकार का नाम है हरियो, दूसरे का नाम है रोकदो। तो छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, भील जनजाति के बाणों के प्रकार बताइए। भील जनजाति के बाण 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम हरियो, दूसरा रोकदो। इसके बाद आगे बात करें पक्षी पकड़ने का फंदा। देखिए, अगर आप खेत में कभी गए हो तो आपने देखा कि सामान्यतः छोटे बच्चे जो होते हैं वो गुलेल रखते हैं और उसके माध्यम से पक्षियों को पकड़ते हैं, मारते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इनका जो पक्षी पकड़ने का फंदा है उसे ये लोग कहते हैं फटकिया। तो इनका जो पक्षी पकड़ने का फंदा होता है उसे हम कहते हैं फटकिया। और हमारे यहाँ की बात करें, हमारे क्षेत्र में बात करें तो हम खेत में फसल को पक्षियों से बचाने के लिए, पक्षियों को उड़ाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, गुलेल जैसा बना हुआ जिसको हम कहते हैं गोफण, वैसा ही पक्षी पकड़ने का भील जनजाति का जो फंदा होगा उसे कहा जाएगा फटकिया। इसके बाद इनके घरों में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की जिसे हम हमारी भाषा में गट्टी भी कह सकते हैं, और बांस का पालना, ये 3 चीज जरूर पाए जाते हैं।
प्रत्येक भील घर में ये 3 चीज आपको हमेशा मिलेगी। कौन कौन सी? मिट्टी के बर्तन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मक्का पीसने की चक्की, क्योंकि मक्का इनके जीवन में मुख्य आधार है, मुख्य खाद्यान्न है, और बांस का पालना, बांस से बना हुआ पालना, ये 3 चीज इनके घर में निश्चित रूप से पाई जाती है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप पूरा वीडियो देखेंगे, महत्वपूर्ण जो कठिन शब्द आए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पूरे वीडियो को देखकर इनके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, घर पर रहेंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।